लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। यस, गुड इवनिंग एवरीवन, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, लेट्स टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस। एवरीबडी देखो, जो हमने पढ़ ली है ना वो तो ठीक है, बट जो नहीं पढ़े हैं उन कंजंक्शंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो, कंजंक्शंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला कंजंक्शन है इफ, दूसरा है अनटिल, अनलेस, नेवरथलेस। चलिए, इतने कंजंक्शंस अगर आपने पढ़ लिए ना, आई वुड से यू कैन कम्युनिकेट विद एनीवन। आई थिंक ऑल द पॉसिबल कंजंक्शंस आर ओवर हियर। एनीवे, अगर नहीं पढ़े कोई बात नहीं, हम सारे पढ़ रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम इफ। इफ मतलब होता है यदि, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है भाई? देखो, इफ, यदि, ये हर जगह यूज होता है। मैं जाऊंगा यदि आप वहां जाओगे तो, आई विल गो इफ यू गो। मैं आपकी मदद करूंगा यदि आप मेरी मदद करोगे तो, आई विल हेल्प यू इफ यू हेल्प मी। मैं वहां नहीं जाऊंगा यदि आप जाओगे तो, आई विल नॉट गो देयर इफ यू गो देयर। सो इफ का मतलब क्या होता है? यदि। इफ का मतलब क्या होता है? यदि। इसके बाद है अनटिल। अनटिल मतलब होता है जब तक नहीं। क्या मतलब होता है? जब तक नहीं। और अनलेस मतलब होता है यदि नहीं। ध्यान देना थोड़ा सा, अनटिल और अनलेस में क्या डिफरेंस है। अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। मैंने कहा यदि आप वहां जाना चाहते हो तो जा सकते हो। इफ यू वॉन्ट टू गो देयर यू कैन गो देयर। कम ऑन, जरा बोलो तो मेरे साथ में सारे स्टूडेंट्स। यदि आप वहां जाना चाहते हो तो जा सकते हो। इफ यू वॉन्ट टू गो देयर यू कैन गो। यदि मैं वहां होता तो मैं उसकी मदद करता। इफ आई वर देयर, मैं उसकी मदद करता। आई वुड हेल्प हिम। क्या कहोगे इंग्लिश में? इफ आई वर देयर आई वुड हेल्प हिम। यदि मेरे पास समय होता तो मैं वहां जरूर जाता। क्या कहोगे इंग्लिश में? इफ आई हैड टाइम आई वुड श्योरली गो देयर। ये कंडीशनल सेंटेंसेस वाले हैं। यदि आप वहां जा सकते हो तो आपको वहां जाना चाहिए। क्या कहेंगे इंग्लिश में? इफ यू कैन गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए। क्या कहोगे इंग्लिश में? यू शुड गो देयर। इफ यू कैन गो देयर यू शुड गो देयर। कम ऑन एवरीबडी, यदि आप वहां जा सकते हो तो आपको वहां जाना चाहिए। इफ यू कैन गो देयर यू शुड गो देयर। सो यहां पर आप ध्यान से देखो, इफ इस तरीके से आपका लिखा हुआ है। तो इफ के बाद अगला आपका अनटिल। अब ये अनटिल कैसे काम करता है भाई? अनटिल मतलब मैं वहां नहीं जाऊंगा जब तक आप नहीं जाओगे। आई विल नॉट गो देयर अनटिल यू गो देयर। ठीक है, मैं वहां नहीं जाऊंगा जब तक आप नहीं जाओगे, तो दिस इज अनटिल। अनटिल मतलब हो गया जब तक नहीं। मैं उसकी मदद नहीं करूंगा जब तक आप नहीं करोगे। आई विल नॉट हेल्प हिम अनटिल यू हेल्प मी। ओके, शी कांट पास। मैंने कहा वो पास नहीं हो सकती जब तक वो पढ़ाई नहीं करेगी। शी कांट पास अनटिल शी स्टडीज। अब आप कहोगे सर आप तो बोल रहे हो जब तक वो पढ़ाई नहीं करेगी, तो नहीं आ रहा है। तो आपको क्या याद रखना है? ये पहले बता चुका हूं मैं आपको, अनटिल और अनलेस के बाद बनने वाला सेंटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, सो शी कांट पास अनटिल शी स्टडीज। आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ अनटिल यू वर्क हार्ड। अनटिल यू वर्क हार्ड। सो दिस इज अनटिल। अनटिल मतलब क्या हो गया? जब तक नहीं। मैं वहां नहीं जाऊंगा जब तक वो यहां नहीं आएगा। आई विल नॉट गो देयर अनटिल ही कम्स हियर। तो अनटिल का मतलब क्या हो गया? जब तक नहीं। अनटिल का क्या मतलब हो गया? जब तक नहीं। आप सफल नहीं हो सकते जब तक आप कुछ बड़ा नहीं करोगे। यू कांट सक्सीड अनटिल यू डू समथिंग बिग। सो दिस इज अनटिल। अनटिल का मतलब क्या हो गया? जब तक नहीं। ऐसे ही अगला है आपका अनलेस। अब अनलेस कैसे काम करता है? मैंने कहा अनलेस यू थिंक अबाउट योर करियर। यदि आप अपने करियर के बारे में नहीं सोचोगे, यू विल डिस्ट्रॉय इट सिंपली। कम ऑन, अनलेस यू थिंक अबाउट योर करियर। यदि आप अपने करियर के बारे में नहीं सोचोगे, यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते अनलेस यू थिंक अबाउट योर करियर।
ओके नेक्स्ट, तो अनलेस का मतलब क्या हो गया? यदि नहीं। अनलेस मतलब क्या हो गया? यदि नहीं। मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो देयर। यदि आप नहीं जाओगे, इफ यू डोंट गो देयर। अब जरा ध्यान से देखना सेंटेंस को कैसे काम कर रहा है भाई। यहां लिखा है इफ, ठीक है। मैं वहां नहीं जाऊंगा यदि आप नहीं जाओगे तो। इसका इंग्लिश बनाओ, आई विल नॉट गो देयर इफ यू डोंट गो देयर। तो यहां क्या लिखोगे? अनलेस यू गो देयर, ठीक है। आई विल नॉट गो देयर अनलेस यू गो देयर। मैं वहां नहीं जाऊंगा अनलेस यू गो देयर, यदि आप वहां नहीं जाओगे, यदि आप वहां नहीं जाओगे, ठीक है। दैट इज, तो अनलेस जो है एक्चुअल में मीनिंग किसका दे रहा है? इफ नॉट का। गेटिंग एवरीवन? अरे समझ में आ रहा है? मैं पढ़ाई नहीं करूंगा यदि आप नहीं करोगे तो। मैं पढ़ाई नहीं करूंगा यदि आप नहीं करोगे तो। आई विल नॉट स्टडी इफ यू डोंट स्टडी। चलो इसको अनलेस में चेंज करके बताओ। आई विल नॉट स्टडी इफ यू डोंट स्टडी। इसको जरा अनलेस में चेंज करके बताओ तो क्या करना होगा आपको? कुछ नहीं करना है। जहां इफ लिखा है वहां क्या लगा देना? अनलेस। और अनलेस के बाद आने वाला सेंटेंस नेगेटिव नहीं आता, तो अनलेस यू स्टडी, बस ये हो गया आपका अनलेस में चेंज। यू विल नॉट स्टडी अनलेस यू सॉरी, आई विल नॉट स्टडी अनलेस यू स्टडी। मैं पढ़ाई नहीं करूंगा यदि आप नहीं पढ़ाई करोगे तो। और मैं कहूंगा जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे, जब तक लगा दिया मैंने, तो यहां लिख देना अंटिल। आई विल नॉट स्टडी अंटिल यू स्टडी। आई विल नॉट गो देयर अंटिल यू गो देयर। आई विल नॉट हेल्प हिम अंटिल यू हेल्प मी, यू नो। तो इस तरीके से ये अनलेस और ये अंटिल, ये ऐसे काम करता है, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इजी है, आसान है, कोई भी स्टूडेंट इसको आसानी से समझ सकता है, ठीक है। चलिए एवरीबॉडी अगला देखो। द नेक्स्ट दैट वी हैव नेवरथलेस। अब नेवरथलेस का मतलब समझते हो क्या होता है? नेवरथलेस का मतलब होता है इसके बावजूद, ठीक है। इसके बावजूद, फिर भी के सेंस में भी होता है। वैसे फिर भी को हम स्टिल भी कहते हैं। देखिए ये कैसे यूज करते हैं। मैंने उसे वहां जाने से मना किया, फिर भी वो वहां गया। आई डिनाइड हिम टू गो देयर। आई फॉरबिड हिम टू गो देयर। नेवरथलेस ही वेंट। तो ये आपका जो नेवरथलेस है, दिस इज वर्किंग एज अ कंजंक्शन, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसके बावजूद, तो ये सुनने में ऐसा प्रपोजिशन भी लग रहा है। वो इसके बावजूद नहीं होता, वो के बावजूद होता है। के लग के जो आता है वो प्रपोजिशन होता है। वो के बावजूद के लिए एक वर्ड होता है इन स्पाइट ऑफ, या फिर स्पाइट ऑफ। ये दोनों वर्ड आपके यूज होते हैं, इन स्पाइट ऑफ या स्पाइट ऑफ, ठीक है। तो इसका मतलब होता है के बावजूद। जैसे मैंने कहा बीइंग अ गुड डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर होने के बावजूद भी वो पेशेंट को नहीं बचा पाया। He couldn't save the patient, ठीक है। He couldn't save the patient, वो पेशेंट को नहीं सेव कर पाया। So being a good doctor, he couldn't save the patient. Being a good doctor, he couldn't save the patient. एक अच्छा डॉक्टर होने के बावजूद भी वो पेशेंट को नहीं बचा पाया। तो दिस इज एक्चुअली द इन स्पाइट ऑफ, ये आपका प्रपोजिशन है। तो इसके बावजूद आपका कंजंक्शन है, लेकिन के बावजूद आपका प्रपोजिशन है। सो आई रिक्वेस्ट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड व्हेन यू लर्न एन इन स्पाइट ऑफ एंड नेवरथलेस। Nevertheless is a conjunction and in spite of is the preposition. There is a difference between preposition and conjunction. You know? Yes. Prepositions क्या होगी? नहीं, despite होता है, despite of नहीं होता.
जैसे आप कहोगे सर डिस्पाइट भी तो होता है इसके बावजूद, तो डिस्पाइट होता है, डिस्पाइट ऑफ कभी नहीं होता। डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा दोगे, इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग, डिस्पाइट लिखना होगा। मैंने कहा पैसे होने के बावजूद, डिस्पाइट हैविंग मनी ही डजंट स्पेंड, ही डजंट स्पेंड। तो अब आप देखो यहां पर डिस्पाइट हैविंग मनी, पैसा होने के बावजूद, ही डजंट स्पेंड एनीथिंग, वो कुछ भी खर्च नहीं करता है। ही डजंट स्पेंड एनीथिंग, वो कुछ भी खर्च नहीं करता है। तो डिस्पाइट हैविंग मनी, पैसा होने के बावजूद, ही डजंट स्पेंड एनीथिंग, वो कुछ भी खर्च नहीं करता है। तो अब आप देखो किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है, राइट। डिस्पाइट हैविंग मनी, पैसा होने के बावजूद, ही डजंट स्पेंड एनीथिंग, वो कुछ भी खर्च नहीं करता है। बीइंग अ गुड डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर होने के बावजूद, ही कुडंट सीव द पेशेंट, वो पेशेंट को नहीं सीव कर पाया। तो बीइंग और डिस्पाइट, यहां पर इंस्पाइट ऑफ तो लिखा ही नहीं भाई मैंने, एंड इंस्पाइट ऑफ आएगा, फिर आएगा बीइंग। एंड इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड डॉक्टर, ही कुडंट सेव द पेशेंट, एक अच्छा डॉक्टर होने के बावजूद भी वो पेशेंट को नहीं बचा पाया। डिस्पाइट हैविंग मनी, पैसे होने के बावजूद, इंस्पाइट ऑफ हैविंग मनी भी लिख सकता हूं मैं यहां पर। इंस्पाइट ऑफ हैविंग मनी, पैसे होने के बावजूद, ही डजंट स्पेंड एनीथिंग, वो कुछ भी खर्च नहीं करता है। इस तरीके से आपका, तो ये प्रपोजिशन है, ये वो अलग है, ठीक है ना। अरे भैया डिस्प्यूट अलग होता है रे, डिस्प्यूट डिस्प्यूट क्या होता है पता है? झगड़ा होता है, विवाद होता है, वो चीज अलग है। ये डिस्पाइट है, डिस्पाइट DESPITE, स्पेलिंग देखो ना, डिस्प्यूट अलग होता है, डिस्पाइट अलग होता है। चलो अब यहां पर आप देखो सारे स्टूडेंट, सबसे पहले नेवरथलेस, इसके बावजूद, आई डिडंट गो, मैं वहां नहीं गया, इसके बावजूद भी वो गया। आई डिडंट गो देयर, नेवरथलेस ही वेंट, नेवरथलेस ही वेंट। सो दिस इज एक्चुअली द नेवरथलेस, इसके बावजूद। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, ठीक है। लेस्ट का मतलब क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो। मैंने कहा धीरे बोलो, कहीं ऐसा ना हो वो सुन ले। स्पीक स्लोली लेस्ट ही शुड लिसन, स्पीक स्लोली लेस्ट ही शुड लिसन, धीरे बोलो कहीं ऐसा ना हो वो सुन ले। तो लेस्ट का मतलब क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो, ठीक है। लेस्ट का मतलब क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो, LEST, लेस्ट। लेस्ट, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। मैंने कहा उसकी मदद करो, कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाए। हेल्प हिम लेस्ट ही शुड फेल। एक चीज याद रखना आप, लेस्ट के बाद आने वाला सेंटेंस हमेशा किसका बनेगा? शुड का। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट लेस्ट के बाद आने वाला सेंटेंस किसका बनेगा? बोले शुड का। ये क्यों बनेगा? बोले बनता है, ये नियम है। ऐसे देखो, एक कंजंक्शन होती है सो दैट। सो दैट का मतलब होता है ताकि। सो दैट के बाद हमेशा जो सेंटेंस आता है वो मे का आता है या फिर कैन का आता है। मैं वहां जाता हूं ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। आई गो देयर सो दैट आई कैन हेल्प हिम। ध्यान देना थोड़ा सा। आई गो देयर सो दैट आई मे हेल्प हिम, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर आप ये कहो कि मैं वहां गया ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं, आई वेंट देयर सो दैट मैं उसकी मदद कर सकूं, तो कैन का क्या हो जाएगा? कुड। आई वेंट देयर सो दैट आई कुड हेल्प हिम। I went there so that I might help him. ध्यान से देखना थोड़ा सा। I went there so that I might help him. I went there so that I could help him. दोनों में से जो भी आपको convenient लगे, you can use it. Right? So this is could, this is might. Getting everyone? Yeah. So याद रखना, लेस्ट के बाद शुड का सेंटेंस बनता है और सो दैट के बाद कैन का या फिर मे का। अगर वो पास्ट का है तो कैन का कुड और मे का माइट हो जाता है। चलिए, सो दैट का मतलब होता है ताकि। मैं इंग्लिश सीखता हूं ताकि मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकूं। आई लर्न इंग्लिश सो दैट आई कैन इंप्रूव माई सेल्फ। मैं उसकी मदद करता हूं ताकि वो मेरी मदद कर सके। आई हेल्प हिम सो दैट ही कुड हेल्प मी। ओके, वह यहाँ आता है ताकि वो अपने आप को इंप्रूव कर सके। ही कम्स हियर सो दैट ही कैन इंप्रूव हिमसेल्फ। सो दैट इज सो दैट। सो दैट का मतलब क्या होता है? ताकि। अगला आपका एज। एज मतलब होता है जैसा। बोलो जैसा आप बोल सकते हो। स्पीक
एज यू कैन, लिखो जैसा आप लिख सकते हो, राइट एज यू कैन, पढ़ाओ जैसा आप पढ़ा सकते हो, टीच एज यू कैन, कम ऑन, पढ़ाओ जैसा आप पढ़ा सकते हो तो टीच एज यू कैन, तो टीच एज यू कैन, एज मतलब होता है जैसा, ठीक है, एज मतलब क्या होता है, जैसा, दैट इज, मैंने कहा जैसा कि आप जानते हैं, एज यू नो, ये उतना कठिन नहीं जितना आपको लगता है, इट इज नॉट सो डिफिकल्ट जितना आपको लगता है, एज यू थिंक, यू नो, जैसा कि आप जानते हो उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आपको लगता है, एज यू नो इट इज नॉट सो डिफिकल्ट एज यू थिंक। जैसा कि आप जानते हो अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा और पूरे विश्व में बोली जाती है, एज यू नो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड इज स्पोकन वर्ल्ड वाइड। जैसा कि आप जानते हैं कल मैं बिजी था तो मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया, येस्टरडे एज यू नो आई वाज बिजी सो आई कुडंट अटेंड द क्लास, सो दैट इज एज मींस जैसा, ठीक है, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। ऐसे देखो, आपने कहा मैंने किया जैसा आपने कहा, आई डिड एज यू सेड, नाउ अब आपको करना पड़ेगा, नाउ यू विल हैव टू डू जैसा मैं कह रहा हूं, एज आई एम सेइंग, ठीक है, आई डिड एज यू सेड, नाउ यू विल हैव टू डू एज आई एम सेइंग, आई डिड एज यू सेड, मैंने किया जैसा आपने कहा, नाउ अब यू विल हैव टू डू, आपको करना पड़ेगा, एज आई एम सेइंग, जैसा मैं कह रहा हूं, जैसा आप कह रहे हो मैं नहीं कर सकता, एज यू आर सेइंग, मैं नहीं कर सकता, आई कांट, एज यू आर सेइंग आई कांट, ठीक है, एज यू आर सेइंग आई कांट, कम ऑन एवरीबॉडी। चलो नेक्स्ट, एज इफ, मानो जैसे, एज इफ का मतलब क्या होता है, मानो जैसे, वो ऐसे बोलता है मानो जैसे बहुत नॉलेजेबल हो, ही स्पीक्स एज इफ ही इज वेरी नॉलेजेबल बट एक्चुअली ही इज नॉट, एज इफ मानो जैसे, एज इफ मानो जैसे, एंड मतलब क्या होता है, और, यहां और इंग्लिश सीखो, कम हियर एंड लर्न इंग्लिश, मैं वहां जाऊंगा किंतु आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, आई विल गो देयर बट यू विल हैव टू गो विथ मी। देखो किंतु के जैसा एक और होता है प्रोवाइडेड दैट, पर शर्त है, ये भी एक कंजंक्शन है, याद रखना, इसका मतलब क्या होता है, बस शर्त है, जैसे आपने किसी इस काम में आपकी मदद करूंगा, बस शर्त है आपको भी मेरी मदद करनी पड़ेगी, आई विल हेल्प यू प्रोवाइडेड दैट यू विल हैव टू हेल्प मी, ठीक है, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा, बस शर्त है आपको भी मेरी मदद करनी पड़ेगी, तो बस शर्त है, प्रोवाइडेड दैट, दिस इज एक्चुअली, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ऐसे देखो, बट मीन्स क्या होता है, किंतु, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, बिकॉज आई डिडंट हैव टाइम सो आई डिडंट गो देयर, ठीक है, मैं जानता हूं क्योंकि मैं आपको जानता हूं क्योंकि आप मुझे जानते हो, आई नो यू बिकॉज यू नो मी, है ना, सो दैट इज बिकॉज, दैट इज वाई का मतलब क्या होता है, इसलिए मैं वहां जा रहा हूं इसलिए वो यहां आ रहा है, आई एम गोइंग देयर दैट्स व्हाई ही इज कमिंग हियर, स्टिल, फिर भी, ओके, आई डिडंट गो देयर स्टिल ही वेंट, मैं वहां नहीं गया फिर भी वो वहां गया, देखो, आई डिडंट गो देयर स्टिल ही वेंट। अब आप कहोगे सर क्या मैं इसकी जगह नेवरथलेस लगा दूं कि आई डिडंट गो देयर नेवरथलेस ही वेंट, बिल्कुल लगा दो, ठीक है, तो फिर भी का मतलब जो नेवरथलेस में स्टिल का मतलब निकल रहा है वही का वही इसका मतलब भी निकल रहा है। अच्छा, स्टिल जो है ये आपका एक एडवर्ब भी है जिसमें इसका मतलब निकलता है अभी तक, मैंने कहा स्टिल ही इज हियर, अभी तक वो यही है, तो यहां वाला ये जो स्टिल है इसका मतलब निकल रहा है अभी तक, ये जो स्टिल आ रहा है इसका मतलब निकल रहा है फिर भी, तो एक ही वर्ड स्टिल आपका जो है यहां पर प्रपोजिशन है और यहां पर एडवर्ब है, यहां पर आपका क्या है, कंजंक्शन है, और अब देखना एक जगह एडजेक्टिव के रूप में मैं इसको यूज करता हूं, स्टिल वाटर रन्स डीप, ये लो भाई जादू,
एक ही वर्ड स्टिल के 3 यूजेस। एक स्टिल का मतलब क्या है, यहां पर इसका मतलब है थमा हुआ, स्टिल, स्टिल थमा हुआ, रुका हुआ। आई एम स्टिल, स्टिल पोजीशन, थमी हुई पोजीशन में, ठीक है। तो स्टिल वाटर, थमा हुआ पानी, रन्स डीप, ज्यादा गहरा जाता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जो पानी कहीं पर थमा हुआ, रुका हुआ है, वो ज्यादा गहराई तक जाएगा ना, और जो बह रहा है वो क्या होगा, बह के निकल जाएगा, वो ज्यादा गहराई में थोड़ी जाएगा, है ना। सो स्टिल वाटर रन्स डीप। तो यहां स्टिल का मतलब क्या निकल रहा है, थमा हुआ। यहां स्टिल का मतलब क्या निकल रहा है, अभी तक। तो ये स्टिल आपका क्या है, एडजेक्टिव, विशेषण। ये स्टिल यहां पर आपका क्या है, प्रपोजिशन। ये स्टिल यहां पर आपका क्या है, कंजंक्शन। और तीनों के मीनिंग अलग अलग। इसका मतलब है थमा हुआ, इसका मतलब है अभी तक, और इसका मतलब है फिर भी। अंग्रेजी भाषा स्टूडेंट्स, व्हाई वी फील टफ, व्हाई वी फील डिफिकल्ट, दैट इज द मेन रीजन, दैट इज व्हाई वी फील इट डिफिकल्ट, बिकॉज द सेम वर्ड स्टिल इज बीइंग यूज्ड in different meanings on different places, you can see, you know। चलिए, सो या मैं ये चाहता हूं आपसे कि आपको सारे मीनिंग पता हो, आप चीजों को समझ के स्टडी करें ताकि आपको चीजें डिफिकल्ट ना लगे। इसके बाद देखो, ये हो गया स्टिल। एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है, एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक। क्या मतलब होता है, जब तक। एज सुन एज, ज्यों ही, जैसे ही। एज फॉर एज, जहां तक। एज वेल एज, साथ साथ। आइदर और, या तो या फिर। नाइदर नॉर, ना तो ना फिर। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ही नहीं भी है, ठीक है। तो अब आप यहां पर देखो किस तरीके से चीजें आपकी काम कर रही हैं। सबसे पहले लिखा है एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज जब तक। जब तक आप यहां हो आप सेफ हो, यू आर सेफ एज लॉन्ग एज यू आर हियर। कम ऑन, जब तक आप यहां हो आप सुरक्षित हो। आप जैसे ही यहां से बाहर जाओगे मार दिए जाओगे। क्या बनेगा इंग्लिश में, एज लॉन्ग एज यू आर हियर, एज लॉन्ग एज, sorry my bad, as long as you are here, आप सेफ हो, you are safe। जैसे ही आप यहां से बाहर जाओगे, जैसे ही के लिए इंग्लिश में यूज होता है as soon as, as soon as you go out from here। go out का मतलब होता है बाहर जाना। as soon as you go out from here, आपको मार दिया जाएगा, यू विल बी किल्ड। देखो जरा इसको इंग्लिश, एज लॉन्ग एज यू आर हियर यू आर सेफ, जब तक आप यहां हो आप सुरक्षित हो, ठीक है। एज सुन एज यू गो आउट फ्रॉम हियर, जैसे ही आप यहां से बाहर जाओगे यू विल बी किल्ड, मार दिए जाओगे। तो यहां पर दो कंजंक्शन हमने यूज करी है। एक यूज करी है एज लॉन्ग एज, जिसका मतलब निकल रहा है जब तक। एक यूज करिए एज सुन एज, जिसका मतलब निकल रहा है ज्यों ही, जैसे ही। चलो आओ और यूज करते हैं। मैंने कहा आप रह सकते हो यहां पर जब तक आप चाहो, यू कैन स्टे हियर। जैसे मान लीजिए आपके घर कोई गेस्ट आया, मेहमान आया, और आपने उससे कहा आप रह सकते हो जब तक आप चाहो, या आप ही का घर है, यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट, एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। फील लाइक इट्स योर ओन होम, ये आपका ही घर है, ऐसा मान के चलो कि आपका ही घर है, तो फील लाइक दिस इज योर ओन होम। ठीक है, जरा इसकी इंग्लिश देखो तो। आप रह सकते हो जब तक आप चाहो, है ना, ये आपका ही घर है, टेंशन ना लो, डोंट वरी। यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू वांट, फील लाइक दिस इज योर ओन होम, यू नो, डोंट वरी, whatever you want you will get it, so you can stay here as long as you want। अब रह सकते हो जब तक आप यहां चाहो।
ठीक है, सो दैट इज एज लॉन्ग एज, काफी अच्छा है, इसको यूज करना है। एज सुन एज, ज्यों ही, जैसे ही मैं वहां गया, एज सुन एज आई वेंट देयर, जैसे ही मैंने उसे कॉल किया, एज सुन एज आई कॉल्ड हिम, जैसे ही मैंने उसे यहाँ बुलाया, एज सुन एज आई कॉल्ड हिम हियर, जैसे मैंने उसे कॉल किया, एज सुन एज आई कॉल्ड हिम। तो इस तरीके से एज सुन एज का मतलब क्या निकल रहा है, ज्यों ही, जैसे ही। बहुत ही प्यारा वर्ड है, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला है एज फॉर एज। एज फॉर एज का मतलब होता है जहां तक। जहां तक मैं जानता हूं अंग्रेजी का आसान भाषा है, क्या कहोगे? जहां तक मैं जानता हूं अंग्रेजी का आसान भाषा है। एज फॉर एज आई नो, ठीक है, अंग्रेजी का आसान भाषा है। इंग्लिश इज एन ईजी लैंग्वेज। इंग्लिश इज एन ईजी लैंग्वेज, ठीक है। जहां तक मैं जानता हूं आप अंग्रेजी बोल सकते अगर आप कोशिश करें तो। एज फॉर एज आई नो यू कैन स्पीक इंग्लिश इफ यू वॉन्ट, है ना, यू कैन स्पीक इंग्लिश इफ यू वॉन्ट। काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, एक दो बार पढ़ोगे तो आपको आसान लगेंगी। चलो, एज फॉर एज का मतलब क्या होता है, जहां तक। एज सुन एज का मतलब क्या होता है, ज्यों ही, जैसे ही। एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है, जब तक। एज वेल एज का मतलब क्या होता है, साथ साथ। मैं इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच भी पढ़ा सकता हूं। आई कैन टीच फ्रेंच एज वेल एज इंग्लिश। जरा बोलो तो बड़ा फास्ट। आई कैन टीच फ्रेंच, आई कैन टीच फ्रेंच as well as English. I can teach French as well as English, मतलब मैं इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच भी पढ़ा सकता हूं। ये भी मैं पहले पढ़ा चुका था। चलो, आइदर और देखो आप ये कैसे काम करता है। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। मैं चाहूंगा सारे के सारे स्टूडेंट्स का यहां पर अटेंशन। आइदर और, अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो नाइदर नॉर ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि उसी का नेगेटिव है। तो सबसे पहले तो आप एक चीज दिमाग में क्लिक कर ले कि ये जो आइदर और है ये तीन चीजों को जोड़ने का काम करता है। एक तो सब्जेक्ट का, दूसरा वर्ब का और तीसरा ऑब्जेक्ट का। कैसे काम करता है देखो। अगर सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करेंगे तो हम कहेंगे या तो राम या फिर श्याम। आइदर राम और श्याम will go there, वहां जाएंगे। मैंने कहा भाई वहां कौन जाएगा, who will go there? तो आपने कहा इधर राम और श्याम, या तो राम या फिर श्याम वहां जाएंगे। So we are connecting two different subjects. Number one subject we have Ram and the second subject we have Shyam. तो राम और श्याम को जोड़ने का काम जो है वो कर रहा है either or, तो that is the thing। दूसरा देखो वर्ब के केस में। वर्ब के केस में कैसे, जैसे मैंने कहा she either speaks English, वो या तो इंग्लिश बोलती है या फिर टीवी देखती है, और वॉचेस टीवी। ये लो भाई, एक लड़की, उसके दो ही काम है। She either speaks English, वो या तो इंग्लिश बोलती है या फिर क्या करती है, टीवी देखती है। ध्यान देना थोड़ा सा। She either speaks English और watches TV, that is the thing। ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है। She either, oh my bad, ऑब्जेक्ट के में रखना है तो इसी को रख लूं। She speaks either English और हिंदी, वो या तो इंग्लिश बोलती है या फिर हिंदी। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपने किसको जोड़ा है, दो सब्जेक्ट को जोड़ा है आइदर और की मदद से। इसमें किसको जोड़ा है आपने, स्पीक इंग्लिश एक वर्ब है और वॉचेस टीवी एक वर्ब है, तो यहां पर आपने वर्ब को जोड़ा है। और नीचे वाला अगर आप ध्यान से देखो तो शी स्पीक्स आइदर इंग्लिश और हिंदी, तो इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है और हिंदी भी ऑब्जेक्ट है। तो आपको ये विशेष ध्यान देना है कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो आर यूज्ड टू कनेक्ट सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली। अब देखो यहां पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, उसकी आप हिंदी बताना। या तो आप सुनते हो या फिर बोलते हो। ये एक सेंटेंस लिखा है कि आप या तो सुनते हो या फिर बोलते हो। बताइए इसकी इंग्लिश क्या होनी चाहिए। नंबर वन, आइदर यू लिसन और स्पीक।
बी, यू आइदर लिसन और स्पीक इंग्लिश, ऐसा लिख लो, यहां भी इंग्लिश लगा लो। सी, you listen either English or speak English। बताइए, आपके पास ए, बी और सी तीन ऑप्शंस हैं। या तो आप इंग्लिश सुनते हो या फिर इंग्लिश बोलते हो। बताइए कौन सा वाला सही? यू स्पीक, यू लिसन इंग्लिश, आइदर यू लिसन इंग्लिश या इंग्लिश लगा लेना, ठीक है। Either you listen English or speak English। दूसरा, you either listen English or speak English। तीसरा, you listen either English or speak English। What do you think? Which one is right? I knew। जो भी लोग A को सपोर्ट कर रहे हैं सब गलत है, जो भी लोग C को सपोर्ट कर रहे हैं सब गलत है, सिर्फ एक ही सही है इसमें, B वाला। Only B is right। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? आप तो शुरू में लिख रहे हो कि या तो या तो के लिए तो हमने आइदर लगा दिया है। महानुभाव, यही तो सीखना है हमें। आप पहले ये बताओ, या तो आप सुनते हो या फिर बोलते हो। दो एक्शंस की बात हो रही है, दो वर्ब की बात हो रही है, मतलब आइदर जो लगेगा वो वर्ब के आगे लगेगा। तो देखो ये रही एक वर्ब लिसन इंग्लिश, और ये रहा और स्पीक इंग्लिश के साथ में, तो ये वाला सही है, बाकी ये सब गलत है। अब अगर आपको आइदर और समझ में आ गया ना, तो मेरी गारंटी है नाइदर नॉर बहुत इजी है। ना तो तुम ना ही तुम्हारा भाई वहां जाएगा। नाइदर यू नॉर योर ब्रदर विल गो देयर। मैंने कहा तुम ना तो चाय पीते हो ना ही कॉफी। यू टेक नाइदर टी नॉर कॉफी। ठीक है, यू टेक नाइदर टी नॉर कॉफी। यू टेक नाइदर टी नॉर कॉफी। यू टेक नाइदर टी नॉर कॉफी, मतलब तुम ना तो चाय पीते हो ना ही कॉफी पीते हो। हाँ चलो, तो आइदर और नाइदर नॉर, तुम ना तो सुनते हो ना ही बोलते हो, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आता। यू नाइदर लिसन नॉर स्पीक, ये देखो वर्ब के साथ लगा है। यू नाइदर लिसन नॉर स्पीक, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आता। दैट्स वाई यू डोंट अंडरस्टैंड। दैट्स वाई यू डोंट अंडरस्टैंड। यदि तुम बोलने की कोशिश करो तो तुम कॉन्फिडेंटली बोल पाओ। इफ यू ट्राई टू स्पीक, you can speak confidently. You can speak confidently. But आप कोशिश ही नहीं करते हो। But you don't try. But you don't try. अब देखो इसमें कितने कंजंक्शंस आए, सारे कंजंक्शंस देखो। Neither nor, ठीक है, that's why, तीसरा if, चौथा but। मतलब आप अगर ये देखोगे कि आपके जितने भी सेंटेंसेस है, अगर आप किसी बात को लेंदी वे में कहोगे, you just have to learn the technique to use correct conjunction on the correct place, because the appropriate conjunction on the appropriate place can change its meaning and can make your language beautiful, you know। so ये बहुत जरूरी है, it is extremely important कि आप इस समझ को डेवलप करते हुए चीजों को लर्न करें, ताकि चीजें आपको आसान लगे और आप चीजों को आसानी से कर पाएं।
सो दैट्स नॉट गोइंग टू बी अ बिग डील गाइज। जहां तक मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो आइदर और, नाइदर नॉर के बाद एक आपका आता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब ये कैसे काम करता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, जरा देखना। इसका मतलब होता है ही नहीं भी है। कैसे यूज करते पता है इसको? मैंने कहा वो एक अच्छा डॉक्टर ही नहीं, एक अच्छा इंसान भी है। He is not only a good doctor but also a good person. ठीक है, He is not only a good doctor but also a good person. वो एक अच्छा डॉक्टर ही नहीं, एक अच्छा इंसान भी है। ऐसे देखो, She is not only a good speaker, वो एक अच्छी स्पीकर ही नहीं है, but also a good listener, बल्कि एक अच्छी लिसनर भी, एक अच्छी श्रोता भी है। तो ये नॉट ओनली बट ऑल्सो आपका सब्जेक्ट के रूप में भी लग जाता है। जैसे मैंने कहा राम ही नहीं, श्याम भी वहां जा रहा है। ये देखो, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम विल गो देयर, वहां जाएगा। राम ही नहीं बल्कि श्याम भी वहां जाएगा। नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम विल गो देयर। ये लो भाई, नॉट ओनली ये आपका ये सब्जेक्ट है और ये भी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ लग गए। चलो यार, काफी सारी प्रैक्टिस हो गई। आप चाहे तो उसको ऑब्जेक्ट में भी लगा सकते हैं। मैंने कहा शी स्पीक्स, वो बोलती है, नॉट ओनली इंग्लिश, इंग्लिश ही नहीं बट ऑल्सो फ्रेंच, बल्कि फ्रेंच भी बोलती है। ये लो भाई, कोई लड़की है उसको इंग्लिश और फ्रेंच दोनों आती है, तो आपने कहा शी स्पीक्स नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो फ्रेंच। शी स्पीक्स नॉट ओनली इंग्लिश, ये देखो, नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो फ्रेंच। तो जैसे आइदर और नाइदर नॉर को यूज किया था, वैसे ही नॉट ओनली बट ऑल्सो को भी आप तीनों के साथ यूज कर सकते हो, सब्जेक्ट के साथ भी, वर्ब के साथ भी और ऑब्जेक्ट के साथ भी, जिसमें आप कंफर्टेबल है। मैंने कहा तुम अच्छी अंग्रेजी ही नहीं बोलते, बल्कि अच्छी अंग्रेजी पढ़ाते भी हो। यू नॉट ओनली स्पीक इंग्लिश वेरी वेल बट ऑल्सो यू टीच इंग्लिश वेरी वेल। तो एक है अंग्रेजी बोलना है वो, और दूसरा हो गया अंग्रेजी पढ़ाना हो। ठीक है, तो आप अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलते बल्कि अच्छे से अंग्रेजी को पढ़ाते भी हो, ऐसा। चलो भाई, काफी सारी प्रैक्टिस हो गई। बाकी की प्रैक्टिस मैं आपको कल करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताएं कि क्या यहां तक आपको समझ में आया सभी को? इवन इफ नो मैटर, भले ही वो मेरा दोस्त है, इवन इफ ही इज माई फ्रेंड, फिर भी वो मेरी मदद नहीं करता, स्टिल ही डजंट हेल्प मी। भले ही वह मेरा रिश्तेदार है या वो मेरा रिलेटिव है, लेकिन उसे मेरे बारे में कुछ नहीं पता। इवन इफ ही इज माई रिलेटिव, स्टिल ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट मी, स्टिल ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट मी। ठीक है, भले ही मेरा पड़ोसी है लेकिन वो मेरे घर नहीं आता है। इवन इफ ही इज माई नेबर, स्टिल ही डजंट कम एट माई होम, यू नो। चलिए, सो दैट इज इवन इफ नो मैटर। एक सिंपल सा है, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है। इतने कंजंक्शंस के आप सबके दो दो सेंटेंस बनाओ। सबसे पहले इफ के दो बनाओ, अंटिल के दो बनाओ, अनलेस के दो बनाओ, नेवरथलेस के दो बनाओ, लेस्ट के दो बनाओ, सो दैट के दो बनाओ, एज के, एज इफ के, एंड के, बट के, बिकॉज के, दैट्स वाई के, स्टिल के, एज लॉन्ग एज के, एज सुन एज के, एज फॉर एज के, एज वेल एज के, आइदर और के, नाइदर नॉर के, नॉट ओनली बट ऑल्सो के, इवन इफ के। इनके सबके पहले आप एक एक सेंटेंस बनाओ। फिर उसके बाद मैं आपको ऑल्दो, यद्यपि, मैंने कहा यद्यपि वो मेरा दोस्त है लेकिन वो मेरी मदद नहीं करता है। ऑल्दो ही इज माई फ्रेंड येट ही डजंट हेल्प मी। मुश्किल से मैंने 2 सेंटेंसेस बनाए कि मेरा टाइम ओवर हो गया। हार्डली हैड आई मेड 2 सेंटेंसेस देन माई टाइम व्हेन माई टाइम गॉट ओवर। वो यहाँ पहुंचा ही नहीं था कि उसे वापस जाना पड़ा। नो सूनर डिड ही रीच हियर देन ही हैड टू गो बैक। ये इतना भारी कि आप नहीं उठा सकते, दिस इज टू हैवी टू लिफ्ट। ये इतना भारी कि आप नहीं उठा सकते, दिस इज सो हैवी दैट यू कांट लिफ्ट। ये एक ऐसा पैन है जो सबके पास है, दिस इज सच अ पैन दैट एवरीबडी हैज। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, दिस इज सच अ टॉपिक अबाउट विच नो वन नोज। राम उतना ही क्रिएटिव है जितना कि श्याम। राम इज एज क्रिएटिव एज श्याम। राम उतना क्रिएटिव नहीं है जितना कि श्याम है। राम इज नॉट सो क्रिएटिव एज श्याम। सो
दैट्स द थिंग. नाउ यू कैन सी हाउ द थिंग्स आर वर्किंग. तो दो ऑल दो हो गया, हार्डली हैड हो गया, नो सूनर डिड हो गया, टू हो गया, सो दैट हो गया, सच दैट हो गया, एज हो गया, सो एज हो गया. राइट.